करप्शन का चार्ज लगा, बंद कर दिया गया, 21 साल जेल। कि जब वो मंगोलों से लड़ने गया नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पर, अलाउद्दीन ने इन्फॉर्मेशन दे दी। अखंडानंद त्रिपाठी मिर्जा गुड्डू और बबलू को कैसे इस्तेमाल करता है। सशक्त लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं और रौबदार दिखते हैं। बोले पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बना दूंगा। एक सीरीज है स्कैम 1992। किसी का काम खराब नहीं कर सकते तो उसका नाम खराब करो। तो 48 लॉज ऑफ पावर का जो पहला नियम है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपने बॉस के सामने बहुत स्मार्ट दिखने की कोशिश कभी ना करें, कभी नहीं। नेवर आउटशाइन द मास्टर। अब इसमें 3 कहानियां दी हुई हैं। पहली कहानी निकोलस फोहार्ट की है, फ्रांस का निकोलस फोकेट। ये फ्रांस का फाइनेंस मिनिस्टर था निकोलस फोकेट। इसका बेचारे का अंत इतना बुरा हुआ निकोलस फोकेट का। फाइनेंस मिनिस्टर था लुई 14 का। लुई 14 का प्राइम मिनिस्टर मर गया। इसको लगा यार मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं और मैं अगर राजा को खुश कर ले जाऊं तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूं। इसने एक पार्टी दी, एक दावत दी। बहुत फेमस कहानी, आप सर्च करिए गूगल पे आपको मिलेगी। इसने दावत दिया लुई 14 को, और दावत दिया लुई 14 को बुलाया, और जो जलवा, पैलेस, वार्सेलिस से भी भयंकर पैलेस सजा हुआ, उसके गार्डन्स, उसके वो जो स्प्रिंग्स, शान शौकत, शराब, खाना, मतलब इतने अव्वल दर्जे का कि निकोलस फोकट के सामने लुई 14 की गरिमा फीकी पड़ गई। इन सब चीजों के लिए भाई राजा तो राजा है। अब इन सब चीजों के लिए तो भाई राजा लुई 14, जिसके बारे में यूरोप में कहा जाता है कि वो कहता ही था कि वॉर इज द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड, युद्ध लड़ते रहना चाहिए। अब लुई निकोलस फोकट ने जलवा दिखा दिया और लुई 14 को लगा भाई तो हमको आंख दिखा गया यार। खैर, दूसरे दिन सुबह निकोलस फोकट को गिरफ्तार किया गया, करप्शन का चार्ज लगा, बंद कर दिया गया, 21 साल जेल में रहे और मौत हो गई। सोचो, एक कैलकुलेशन गलत दांव पड़ गया और भाई मारे गए। बॉस को आउटशाइन करने की कोशिश करेंगे, आप कहीं भी हैं, बॉस को दर्द होने लगता है। बॉस को लगता है कि भाई हमने इतना नाम कमाया, इतनी मेहनत की, कुर्बानी दी, और तुम हमसे आगे बढ़ रहे हो। अलाउद्दीन खिलजी का एक कजन भाई भी था और कमांडर था, जफर खान। इंडियन इतिहास की बात बता रहा हूं। जफर खान, मंगोल उसके नाम से कांपते थे। इतना नाम होता चला गया जफर खान का कि जब वो मंगोलों से लड़ने गया नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पर, अलाउद्दीन ने इन्फॉर्मेशन दे दी, मारा गया सीमा पे। किसी भी बड़े आदमी का सबसे बड़ा दुख होता है जब उसके अंडर कोई काम करने वाले व्यक्ति उससे ज्यादा चमकने लगे। गैलीलियो की कहानी बड़ी प्यारी। जुपिटर, उसके 4 चंद्रमाओं की खोज की गैलीलियो ने, तो मेडिसी फैमिली थी इटली में, उसमें भी 4 सदस्य थे परिवार के। तो उसने कहा कि मेडिसी फैमिली जो है वो दैवीय परिवार है, बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर को। तो जैसे जुपिटर अपने 4 चंद्रमाओं के साथ अपना गौरव आसमान में बढ़ा रहा है, ऐसे मेडिसी फैमिली धरती पर अपने 4 सदस्यों के साथ इस धरती के कल्याण के लिए राज कर रहा है। मेडिसी राजा ने स्टेट कोर्ट मैथमेटिशियन घोषित कर दिया, सैलरी घोषित कर दी। गैलीलियो के जीवन की सारी दरिद्रता खत्म हो गई। तो जीवन में कभी भी पहला सिद्धांत, अगर आप अपने बॉस को कुछ बताना भी चाहते हैं तो कोशिश करिए कि ऐसा बताइए कि सरकार, ये एक विचार है और आपके नाम पर इसको समाज में दिया जा सकता है। नहीं तो आप में से बहुत सारे लोग बड़ी सारी योग्यता होने के बावजूद भी इस जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे। हर जगह आपके कदम काट दिए जाएंगे। दूसरा सिद्धांत, 48 लॉज ऑफ पावर का दूसरा सिद्धांत क्या है? बड़ा प्यारा सा सिद्धांत है। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज।
बहुत ज्यादा विश्वास दोस्तों पे ना रखें, अपने दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखें। बहुत बड़ी बात है ये। मैं एग्जांपल्स दूंगा, इस किताब के एग्जांपल्स नहीं दूंगा, मैं आपको और अच्छे एग्जांपल्स दूंगा। इसमें तो वेस्ट के सारे एग्जांपल्स हैं, पश्चिम के सारे एग्जांपल्स हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा, कनेक्ट भी नहीं हो पाएगा। मैं भारत के एग्जांपल्स आपको दूंगा। ये सिद्धांत कहता है कि नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स। अच्छा, रीजन कहता है कि दे ऑल्सो बिकम स्पॉइल्ड एंड टायरनिकल, दे अराउज टू एनवी। मतलब थ्री इडियट मूवी आपने देखी, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी। तो थ्री इडियट मूवी में जब वो रिजल्ट देखते हैं, राजू और फरहान, तो भाई नीचे से देखना शुरू करते हैं, उनको तो भरोसा ही नहीं है कि भाई इतना काबिल आदमी है। तो रैंचो का नाम नहीं देखते, बेचारे बड़े उदास हो जाते हैं, दुखी होते हैं कि रैंचो फेल हो गया। फिर देखते हैं कि वो जो डिफॉल्टर है, क्या नाम है उसका, जो चमत्कार को बलात्कार करता है, उसको देखते हैं, चतुर्लिंगम। तो वो रो रहा होता है। फरहान पूछता है कि इसको क्या हुआ, ये क्यों रो रहा है, सेकंड पोजीशन है। तो कह रहा फर्स्ट पोजीशन रैंचो की है। तो वहां पे दोनों एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, बड़ी प्यारी। कहते हैं कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर टॉप कर जाए तो बहुत दुख होता है, और ये मनोविज्ञान है। तो दोस्त जो है वो एसेट तो है आपका, लेकिन एक बात आप मान के चलना कि आपकी उपलब्धि से उसको एनवी जरूर होगी, ईर्ष्या जरूर होगी, वो चीजों को खराब करने की कोशिश भी करेगा। तो कहता है कि नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज योर एनिमीज। अगर आप अपने दुश्मन को इस्तेमाल करना जान गए, पहला एग्जांपल अखंडानंद त्रिपाठी मिर्जापुर, गुड्डू और बबलू को कैसे इस्तेमाल करता है, क्योंकि आपके दुश्मन को प्रूव करना है कि मैं तुम्हारे लिए ज्यादा लाभकारी हूं। शरद शुक्ला क्या दोस्ती निभाते हैं मुन्ना से, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल अकबर, उसके अपने मुसलमान, अपने जो भाई बंद रिश्तेदार नात बात हैं, वो नाराज हैं उससे। शेख नाराज है, मिर्जा नाराज है, मिर्जा नाराज है, शेख नाराज है, उसके अपने रिश्तेदार उससे नाराज है। आदम खान उसका भाई विद्रोह कर देता है, बैरम खान फाइनली विद्रोह कर देता है। लेकिन अकबर को भारत में एक राजनीतिक शक्ति किसने बनाया? राजपूतों ने। राजपूत योद्धा कौन है ना, ज्योग्राफी ने राजपूत को योद्धा बना रखा है। राजस्थान डेजर्ट, ईरान जागरोस अल्बरोज माउंटेन्स, मरुस्थल, ईरान की ज्योग्राफी ने ईरान के लोगों को योद्धा बना रखा है। मैंने कल आपको बताया था, नॉर्थ ईस्ट के लोग योद्धा, अफगानिस्तान योद्धा। हालांकि अकबर सबको लेके चला साथ में, लेकिन अकबर को राजनीतिक शक्ति भारत में बनाने वाली कौम का नाम है राजपूत। क्यों? लड़ना जानते हैं। अकबर की बहुत फेमस है राजपूत पॉलिसी, बहुत फेमस। और अकबर ने राजपूतों को अपीस करने के लिए उनके दो महानायकों की मूर्ति अपने आगरा महल के सामने लगवाई, जयमाल और पट्टा। फतेह, कहा मैं इनकी बहादुरी से बहुत प्रेरित हूं। ऐसा नहीं कि सभी राजपूतों ने विवाह किया, रणथंभौर के राजा ने नहीं किया। और राजपूत मुगल विवाह क्या है? शाही वर्ग का विवाह, राजा राजा का विवाह है। राजा कहां जातिवाद और धर्म मानता है। दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल मुलायम सिंह यादव। माननीय मुलायम सिंह यादव जैसा राजनेता सदियों में पैदा होता है, सदियों में। कुछ दुर्भाग्य रहा होगा कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन उनके जैसा राजनेता सदियों में। शायद ही किसी अपोनेंट ने मोदी जी की तारीफ पार्लियामेंट में की हो। उन्होंने की और कहीं भी कहा कि हम चाहते हैं आप अगली बार भी बने। कल्याण सिंह से दोस्ती की, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह। बहन जी ने कहा था हम समाजवादी पार्टी से कभी मिलेंगे नहीं, 2019 में फिर से समझौता हो गया। एनडी तिवारी। सबसे बड़ी बात, दो बड़े ताकतवर यादव परिवार थे, दर्शन सिंह और बलराम सिंह यादव, दोनों लोग यादव। मतलब अच्छी राइवलरी थी इन लोगों से, उनसे दोस्ती करी, सांसद बनाया अपनी पार्टी से। लोग अपने दोस्तों को इस्तेमाल नहीं कर पाते, उसने, उस व्यक्ति ने अपने दुश्मनों को इस्तेमाल किया। बहुत बड़ी कला है ये, बहुत बड़ी कला, दुनिया की बहुत बड़ी कला है। नरेंद्र मोदी, अजीत पवार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंत विश्व शर्मा, ये सब अपोजिट खेमे में तो है, ये सब अपोजिट खेमे में तो थे। रॉबर्ट क्लाइव, मीर कासिम ने इस्तेमाल कर पाया शुजाउद्दौला को और शाह आलम। क्लाइव अवध को सहायक बना लिया, डिपेंडेंट और सहायक।
मुगल बादशाह को पेंशनर बना लिया उसने अपना। कंपनी का एक मामूली सा अधिकारी मुगल बादशाह को अपना पेंशनर बना रहा है। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज योर एनिमीज। बहुत ज्यादा अपने दोस्तों पर विश्वास मत करो। तीसरा नियम बहुत प्यारा है, बहुत। तीसरा नियम है अपने इरादे को छिपा कर रखें। अपने इरादे को छिपा कर रखें। 90% लोगों की आदत है गाने की। मैं आईएएस की तैयारी करने जा रहा हूँ, मैं कोटा पीएमटी जा रहा हूँ तैयारी करने, नीट की तैयारी करने जा रहा हूँ, मैं एमपी का चुनाव लड़ूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तुम कुछ न कर पाओगे। अगर तुम ये सब कहते हो और तुम्हारे पास क्षमता नहीं है, फिर तो लोग हंसेंगे पीठ पीछे, गणित का सवाल लगा नहीं पा रहे हैं, कलेक्टर बनेंगे। लेकिन अगर तुम क्षमतावान हो और तुम ये सब बातें कहते हो, तो तुम्हारे हजारों दुश्मन पैदा हो गए। तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारा टैलेंट, ये सब दुश्मन पैदा करते हैं। तुमको क्या लगता है सिर्फ संपत्ति दुश्मन पैदा करती है? तुम्हारी योग्यता भी दुश्मन पैदा करती है, तुम्हारी क्षमता दुश्मन पैदा करती है। तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो तो भी तुम्हारे 400 दुश्मन होंगे। तुम खेलने में बहुत अच्छे हो तो भी तुम्हारे दुश्मन होंगे। तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है, तुम्हारा विवेक बहुत अच्छा है, तुम हर काम को बहुत स्मार्टली करते हो, 10th में टॉप किया, 11th में टॉप किया, 12th में टॉप किया, आईआईटी क्वालिफाई कर लिया, तो भी 3-4 हजार तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। तो क्यों गाना है? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने इनडायरेक्टली बंगाल पे कब्जा कर लिया। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और पूरी तरह से बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा। रॉबर्ट क्लाइव आया 1765 में। 1765 टू 1772 उसने वहां डुअल गवर्नमेंट चलाई। बहुत चर्चा रहा उसका, बहुत चर्चा। 1765 टू 1772 उसने वहां पे डुअल गवर्नमेंट चलाई। और आपको पता है वो डुअल गवर्नमेंट क्या था? बंगाल की गद्दी पे तो बंगाल का नवाब बैठा था, लेकिन पर्दे के पीछे बंगाल की मालिक थी ईस्ट इंडिया कंपनी। दीवानी किससे ली? दीवानी मतलब राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू किससे लिया? शाह आलम से, मुगल एम्परर से। निजामत किससे लिया? मुबारक उद्दौला से। डिप्टी नाजिम रजा खान, डिप्टी दीवान शिताब रॉय। तो बंगाल की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति किसके हाथ में? कंपनी के हाथ में। मुखौटा कौन? बंगाल का नवाब। 7 साल तक किसी को पता ही नहीं चला कि कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कब्जा कर लिया है। 7 साल। और जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रॉबर्ट क्लाइव से इस बात को पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसने बड़े अच्छे जवाब दिए। उसने कहा, पहली बात, मैं डरता था कहीं भारतीय राजाओं का संग न बन जाए हमारे खिलाफ। 7 साल रॉबर्ट क्लाइव ने किसी को पता ही नहीं चलने दिया। दूसरी बात उसने कहा कि अगर मुझे एक डर और भी था कि अगर ये हमारी जो कॉम्पिटिटिव कंपनियां हैं, फ्रांस की कंपनी है और ये डच कंपनी है और भी कंपनी, पोर्चुगीज कंपनी है, ये कहीं एक होकर हमारे खिलाफ वॉर न छेड़ दे। 1764 बक्सर का युद्ध, 1765 बंगाल पे कब्जा, 1765 से 1772 7 साल किसी को पता ही नहीं चलने दिया कि बंगाल उनके कब्जे में। जब उन्होंने अपने स्टैंड को बंगाल में मजबूत कर लिया, तब उन्होंने उसे डिक्लेयर किया। जब आईएएस आप बन जाओगे ना, तो ये द हिंदू न्यूज़पेपर, द इंडियन एक्सप्रेस, इनका काम ही यही है। ये बताएंगे सारी दुनिया को कि चाचा ऐसे पंखा पकड़ के हाथ लटक के पढ़ते थे। आप क्यों परेशान हो रहे हो? जैसे ही इस जीवन में आपकी उपलब्धि होगी, जैसे ही इस जीवन में आपके पास शहद आ जाएगा, वैसे मक्खियां भी आ जाएंगी। रॉबर्ट क्लाइव ने मरे हुए शाह आलम को इस्तेमाल कर लिया और शुजाउद्दौला जिंदा शाह आलम को इस्तेमाल नहीं कर पाया। बस यही फर्क है व्यक्ति व्यक्ति का। चौथा नियम मैं आज आपको बता दूं, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। मतलब हमेशा जरूरत से कम बोले। हमारे एक प्रधानमंत्री थे, लेट पीवी नरसिम्हा राव। उनको जज कर पाना असंभव था। वो व्यक्ति बोलता ही नहीं था। शानदार प्रधानमंत्री, भारत के शानदार प्रधानमंत्रियों से एक। अच्छा, ऐसा क्यों है? हर हमेशा जरूरत से कम क्यों बोले? उसकी वजह क्या है? अब मेरे एक दोस्त हैं, तो हम लोग एक मिट्टी में गए
एक साहब की डेथ हो गई थी, तो उनके घर गए, तो डेड बॉडी पड़ी हुई थी, तो लाठी वाठी चली थी, तो सर फट गया था। देखे वो, बोले अच्छा हुआ मर गए, कहीं नीचे लग जाती तो आंख ही फूट जाती। जब नहीं जान पाते हो कि क्या बोलना है तो चुप रहो, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। लोगों को शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश ना करें। आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतने ही साधारण नजर आएंगे और आपका नियंत्रण उतना ही कम होगा। अगर आप अपनी बात को अस्पष्ट, गोलमोल और अजीब रखेंगे तो आपको नीरस बात भी मौलिक लगेगी। अगर आप अपनी बात को अस्पष्ट, गोलमोल और अजीब रखेंगे तो आपकी नीरस बात भी मौलिक लगेगी। सशक्त लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं और रौबदार दिखते हैं। इस बात की ज्यादा संभावना होती है कि ज्यादा बोलते समय आपके मुंह से कोई ना कोई मूर्खतापूर्ण बात निकल ही जाती है। एक बड़ा प्यारा एग्जाम्पल दिया हुआ है इस किताब में, बहुत प्यारा। 1825 में रूस का जो जार था, शासक निकोलस वन, अनरेस्ट चल रहा था उसके समय में, विद्रोह चल रहा था। और विद्रोह इसलिए चल रहा था कि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करो और नई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, और मतलब डेवलपमेंट के लिए विद्रोह चल रहा था। उस विद्रोह का नेता था कोंदरेटी रायलेव। जो विद्रोही नेता था वो कोंदरेटी रायलेव था। पकड़ा गया वो, उसको फांसी हो गई। फांसी हो गई तो जब उसको फांसी दी गई तो उसकी रस्सी टूट गई, बच गया वो। अब पहले ऐसा होता था, पहले, अब तो खैर जब फांसी दी जाती तो लिखा जाता है हैंग टिल डेथ, मतलब जब तक मर ना जाए तब तक लटकाओ। तो अब रस्सी टूट जाएगी तो दोबारा रस्सी जोड़ के लटकाएंगे वो। लेकिन पहले जमाने में ऐसा होता था कि अगर रस्सी टूट गई या कोई ऐसी दुर्घटना घट गई तो उसे दैवीय संकेत माना जाता था कि भगवान की मर्जी भाई, इसको मत मारो। जब रस्सी टूट गई और कोंदरेटी रेलेव बच गया तो उसने कहा, भीड़ से चिल्लाकर कहा, तुम लोगों ने देखा रूस वाले कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर सकते, उन्हें तो रस्सी बनानी भी नहीं आती। बच गए थे, चुपचाप घर चले जाते, भगवान को धन्यवाद देते। एक संदेशवाहक तत्काल यह खबर लेकर सम्राट के पास गया कि मृत्युदंड नहीं दिया जा सका। इस निराशाजनक खबर से चिंतित होने के बावजूद निकोलस प्रथम विद्रोही नेता रायलेव से माफीनामे पर हस्ताक्षर करने लगा कि भाई माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन तभी उन्होंने संदेशवाहक से पूछा कि क्या इस घटना के बाद रायलेव ने कुछ कहा था। उसने कहा हाँ कहा तो था। कहा क्या कहा था? उसने कहा कि रूस वालों को तो रस्सी बनानी भी नहीं आती है। सम्राट ने माफीनामे को फाड़ते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उसकी बात को गलत साबित करके दिखा देंगे। अगले दिन रायलेव को दोबारा फांसी के फंदे पर लटकाया गया और इस बार रस्सी नहीं टूटी। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न गर्जना, अति की भली न धूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न। अति किसी भी चीज की गलत है। हेमंत विश्व शर्मा जी असम में चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, चुनाव में तो हम सब एक दूसरे के पक्ष विपक्ष बोलते ही है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन देखो वो गुस्सा कर जाते हैं, बोले पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बना दूंगा, पता नहीं कुछ बता रहे थे कैसे बनाऊंगा, वो भी बता रहे थे। उनको नहीं बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद एक बड़ा नेता होने के नाते उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। पांचवा नियम, प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है, हर कीमत पर इसकी रक्षा करें। लेकिन समय के साथ साथ बड़े सारे नियम चेंज भी हो जाते हैं। हालांकि नियम बहुत प्यारा है कि प्रतिष्ठा में बहुत कुछ निर्भर करता है, हर कीमत पर इसकी रक्षा करें। एक सीरीज है स्कैम 1992, उसमें एक बड़ा प्यारा डायलॉग है, किसी का काम खराब नहीं कर सकते तो उसका नाम खराब करो। सिराजुद्दौला, ईस्ट इंडिया कंपनी को उसका जनाधार छीनना था, वहां सपोर्ट छीनना था, तो उसको बदनाम किया। किस मुद्दे पे? ब्लैक होल ट्रेजेडी। सद्दाम हुसैन से मां सपोर्ट छीनना था तो उसको बदनाम किया। किस मुद्दे पे? WMD, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अब प्रतिष्ठा शक्ति की नींव है, नो डाउट। आपकी जो प्रेस्टीज है वो शक्ति की नींव है। सिर्फ प्रतिष्ठा के माध्यम से आप दबदबा कायम कर सकते हैं और विजय पा सकते हैं। एक बार भी फिसल जाने पर आप असुरक्षित हो जाएंगे और आप पर सभी दिशाओं से हमला होने लगेगा। ऐसी प्रतिष्ठा बनाएं कि उस पर कोई हमला न कर सके। हमेशा संभावित हमलों के बारे में सचेत रहें और उनके होने से पहले उन्हें खत्म कर दें। इस दौरान आपने शत्रुओं की प्रतिष्ठा में सेंध लगाकर उन्हें नष्ट करना सीखना है। फिर दूर खड़े हो जाएं और जनता को उनकी आलोचना करने दें। अब अकबर ने अनारकली से प्यार कर लिया। अनारकली एक दरबार की नर्तका है।
अनारकली एक नर्तकी है। अब हिंदुस्तान का बादशाह अगर एक नर्तकी से शादी करेगा, उसकी प्रतिष्ठा में कमी आएगी। जहांगीर अनारकली, माफी चाहता हूं, जहांगीर अनारकली दलाल, एक हर्षद मेहता मिडलमैन, उसने इल्जाम लगा दिया कि मैंने इनको 1 करोड़ रुपया दिया। बड़ी थू थू हुई। बिल क्लिंटन, अमेरिका के प्रेसिडेंट, मोनिका लेविंस्की के केस में फंस गए। बड़ी थू थू हुई। लेकिन अच्छा नियम है, आप अपनी प्रतिष्ठा को विकसित करें किसी एक गुण के सहारे। कोई एक गुण अगर आपका चरम पे पहुंच गया तो आप प्रतिष्ठित हो जाएंगे। ये जो छठा नियम है, हर कीमत पर सबका ध्यान आकर्षित करें, ये 6th लॉ है। तो कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट, हर कीमत पर सबका ध्यान आकर्षित करें। हर चीज का मूल्यांकन दिखने के आधार पर किया जाता है। हर चीज का मूल्यांकन दिखने के आधार पर किया जाता है। मतलब एवरीथिंग इज जज्ड बाय इट्स अपीयरेंस, व्हाट इज अनसीन काउंट्स फॉर नथिंग। जो नहीं दिखाई पड़ता उसकी कोई कीमत नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, ईश्वर नहीं दिखाई पड़ता पर उसकी बड़ी कीमत है। खैर, जो नजर नहीं आता उसका कोई मूल्य ही नहीं होता। ये व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है, इसलिए भीड़ का हिस्सा ना बने और गुमनामी में दफन होकर ना रहें, सबसे अलग हटकर दिखें, हर कीमत पर लोगों की नजर में रहे। नीरस और भीरू जनता से ज्यादा महान, ज्यादा दिलचस्प और ज्यादा रहस्यमय दिखकर ऐसा चुंबक बन जाए जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचे। अब इस मामले में एक बड़ा प्यारा कमेंट इस किताब में दिया हुआ है। जब मेरी आलोचना होती है तब भी मैं मशहूर तो होता ही हूं, पिएट्रो एरेटिनो, कि जब मेरी आलोचना होती है तब भी मैं मशहूर तो होता ही, यानी बदनाम हुए तो क्या हुआ, उसमें भी तो नाम होता है। तो ये लॉ कहता है कि आप ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करें, लेकिन ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको अपने अंदर कुछ गुणों को विकसित करना होगा। उल्टे सीधे तरीकों से ध्यान आकर्षित करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब हमारे यहाँ देश में अक्षय कुमार जी बहुत अच्छा ध्यान आकर्षित करना जानते हैं, बहुत बढ़िया। तो अभी रिसेंटली एक लड़की आई थी पिता के लिए कि मेरे पिता बड़े परेशान, उनको ऋण चाहिए, तो बड़ा वीडियो उसका वायरल हुआ कि ये देखिए साहब, और अक्षय कुमार जी ने मदद की एक लड़की की, रुक के। अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेते हैं वो, और प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेना बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री से वो पूछते हैं कि आप आम कैसे खाते हैं। मतलब ये जो उनका प्रश्न था प्रधानमंत्री से कि आप आम कैसे खाते हैं, इसकी देश विदेश में बड़ी चर्चा हुई कि भाई जैसे सारी दुनिया खाती है ऐसे प्रधानमंत्री भी आम खाते होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का इसमें कोई जवाब नहीं। हर कीमत पे ध्यान खींचना है, हर कीमत पे। मतलब इसमें मैं उनको बहुत, शायद इस किताब को उन्होंने भी पढ़ रखा है, अपने दुश्मनों से भी काम ले लेते हैं। मतलब जितने लोग उनके घोर विरोधी, शकुनी चौधरी जी, सम्राट चौधरी के पिताजी, शकुनी चौधरी जी जो सम्राट चौधरी के पिताजी हैं, उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि यहीं भागलपुर में नरेंद्र मोदी को गाड़ देंगे। वो वीडियो वायरल है, मतलब घूम रहा है चारों तरफ, घूमेगा ही। शकुनी चौधरी जी, सम्राट चौधरी जी के जो पिता हैं, उन्होंने कहा था यही भागलपुर में नरेंद्र मोदी को गाड़ देंगे, वापस नहीं जाने देंगे। और उन्हीं के पुत्र सम्राट चौधरी जी आज बिहार के सीएम हैं। यानी मोदी जी अपने शत्रुओं से काम लेना जानते हैं, ध्यान आकर्षित करना जानते हैं। बिहार में पता था कट्टा बोलेंगे तो रील वायरल होगी, बिहार में पता था मखाना की बात करेंगे तो रील वायरल होगी। अब इसी बुक में लिखा हुआ है कि सबसे कारगर तरीका यह है कि आप अपने आसपास के सबसे मशहूर और शक्तिशाली व्यक्ति पर हमला करें, पर बच के करिएगा। कोई भी हमला बिना कैलकुलेशन के अगर आपने किया तो आप गए, ऐसे वैसे हमला मत करिएगा। जब 16वीं सदी का युवा रोमन दास पिएट्रो एरेटिनो कवि के रूप में मशहूर होना चाहता था, तो उसने पालतू हाथी के प्रति पोप के प्रेम का मखौल उड़ाते हुए कई व्यंग्य कविताएं लिखी। पोप पे, पोप का जो प्रेम था अपनी पालतू हाथी को लेकर, उसको लेकर कई सारी व्यंग्य कविताएं लिखी, वो फेमस हो गया। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये जो तरीका है, ये तरीका बड़ा अच्छा है, बहुत सारे लोग इसको अपनाते हैं, बहुत। हिंदुस्तान में तो भाई साहब आम है ये। लेकिन मैं उस माई के लाल का इंतजार कर रहा हूं जो किसी दिन इस देश के बाहुबलियों को भी ट्रोल करेगा। तो आज हम 7वां सिद्धांत पढ़ेंगे, 7th। काम दूसरों से करवाएं लेकिन श्रेय खुद ले। कितना बड़ा सिद्धांत है ये। अब अकबर है, अनपढ़ है, जाहिल नहीं, अनपढ़ है,
9 रत्न बना रखे हैं उसने, 9 रत्न, 9 रत्न बना रखे। टोडरमल को लगा रखा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। टोडरमल ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दहसाला सिस्टम, रैयतवाड़ी व्यवस्था की खोज की, किया टोडरमल ने, नाम आया अकबर का। पूरे भारत पर कब्जा अकबर के लिए किसने किया? राजपूतों ने किया राजपूतों ने, नाम आया अकबर का। लिखा हुआ है कि अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए दूसरों की समझदारी, ज्ञान और मेहनत का इस्तेमाल करें। इस तरह से आप न सिर्फ अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा बचाएंगे, बल्कि इससे यह छवि भी बनेगी कि आप बहुत कार्यकुशल और तीव्र हैं। लोग आपको याद रखेंगे और आपके सहायक गुमनामी के अंधेरे में खोकर रह जाएंगे। ये नहीं करना है, जो आपके सबसे करीबी सहायक हैं, नहीं करना है। कुछ चीजें मैं इसमें सुधार कर रहा हूं, बहुत एक्सट्रीम लिखी हुई है, बहुत एक्सट्रीम। जिन लोगों ने आपको विषम परिस्थितियों में साथ दिया है, आपके सहायक रहे, उनको नहीं भूलना है। ये मुझे लगता है क्या नाम है इसका, रॉबर्ट ग्रीन, अंग्रेज है ना, तो थोड़ा मूर्ख तो होगा ही। खैर, अब एग्जाम्पल देता है वो। पीटर पॉल रूबेंस के कैरियर के उत्तरार्ध में उनकी पेंटिंग्स की मांग बहुत बढ़ गई। उन्होंने एक सिस्टम बना लिया। वे अपने बड़े स्टूडियो में दर्जे अच्छे पेंटर्स को नौकरी पर रखते थे। उनमें से एक कपड़े बनाने में माहिर था, दूसरा पृष्ठभूमि बनाने में। इस तरह पीटर पॉल रूबेंस। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया किसका? आइजैक न्यूटन का। कद्दावर लोगों के कंधों पर खड़े होने की संज्ञा दी। उनका मतलब यह था कि अपनी खोज करते समय उन्होंने अतीत के लोगों की सफलताओं का सहारा लिया। न्यूटन, रेनेसां युग के वैज्ञानिकों के ज्ञान के भरपूर का लाभ उठाया, और वह यह बात जानते थे। शेक्सपियर ने दूसरों की कहानियों पर नाटक लिखे। उन्होंने प्लूटार्क से कथानक, चरित्र चित्रण, यहां तक कि संवाद भी चुरा लिए, क्योंकि वह जानते थे कि सूक्ष्म मनोविज्ञान को समझने और चुटीले संवाद लिखने में प्लूटार्क का कोई सानी नहीं। आज प्लूटार्क को कोई नहीं जानता। बाकी कितने सारे लेखकों ने शेक्सपियर से सीखा या चुराया है, आज प्लूटार्क को कोई नहीं जानता। बड़े सारे ग्रंथ ऐसे पढ़े हुए जिनको किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा। बड़ा सारा ज्ञान ऐसा बिखरा होगा जिनको किसी ने देखा ही नहीं होगा। जिंदगी का एक बहुत प्यारा नियम है, बहुत प्यारा। या तो आप गुनाह करें और अपने अनुभवों से सीखें, लेकिन इसमें आपकी पूरी जिंदगी चली जाए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग ये प्रयोग करते हैं, कहते नहीं हम तो अपनी गलतियों से सीखेंगे, और 50 की उम्र के बाद रोते हैं, दुहाई देते हैं कि भैया गलती हो गई। पहले शुरुआत करते हैं आठों नियम से। दूसरों को अपने पास बुलाएं, जरूरत पड़ने पर दाना भी डालें। जब आप दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने के लिए मजबूर करते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में होता है। हमसे ज़्यादा अच्छा यही होता है कि आपका विरोधी आपके पास आए और इस प्रक्रिया में अपनी योजनाएं छोड़ दें। बहुत बड़ा प्रलोभन देकर उसे ललचाएं, फिर उस पर हमला कर दें। तुरुप के सारे पत्ते आपके हाथ में होते हैं। दूसरों को अपने पास बुलाएं। बीजेपी तो रिकॉर्ड तोड़ दी इस नियम को फॉलो करने में। एकनाथ शिंदे, हेमंत विश्व शर्मा, रिसेंट राघव चड्ढा और न जाने क्या क्या। इसका मतलब बीजेपी ने इस पूरे किताब के एक एक सिद्धांत को बड़े प्यार से पढ़ा है। खैर, मैं कौन होता हूँ किसी का विश्लेषण करने वाला, लेकिन ये बड़ा प्यारा सिद्धांत है। दुनिया में जरूरत पड़ने पर दाना भी डालें, बहुत प्यारा। ये लाइन इतनी प्यारी है, इसी को मैं कहता हूं कि दुनिया में जो भी आपको स्कीम दे रहा है, स्कीम, इस शब्द को पकड़िए। कोई भी आदमी अगर आपको स्कीम दे रहा है तो समझ लो आपके शोषण का खाका उसने तैयार कर रखा है। भाई, सबने मछली मारते हुए देखा, तो मछली मारने का सिद्धांत क्या है? चारा। चिड़िया पकड़ने का सिद्धांत क्या है? चारा। तोते को बड़े अजीब ढंग से पकड़ा जाता है। तोते को पकड़ने का बड़ा अजीब सा ढंग है। 2 पेड़ के बीच में रस्सी बांध दी जाती है, तोता आके रस्सी में बैठता है, पलट जाता है। जब वो पलट जाता है तो डर के मारे वो रस्सी नहीं छोड़ता है। वो सोचता है कि ऐसा ना हो मैं रस्सी छोड़ दूं और मैं गिर पड़ूं, और इसी डर की वजह से वो बंधन में चला जाता है। सारे बंधन डर का परिणाम है, सारे। अब स्कीम कौन कौन देता है? राजनेता देते हैं। राजनेताओं की अगर आप भाषण सुनो, उनसे ज्यादा स्कीम देने वाला कोई हुआ ही नहीं। जबकि आपको राजनेताओं से स्कीम नहीं लेनी है। आपको राजनेता से स्कीम क्यों लेनी है कि मैं 5 किलो चावल दे दूंगा, मैं टीवी दे दूंगा, मैं फलाना फ्री दे दूंगा, मैं ये दे दूंगा। जनता को भारत का वो समय आ गया है कि अगर कोई भी नेता आपको फ्री कुछ देने की बात कर रहा है, कोई भी,
बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, बसपा, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी अगर आपको फ्री कुछ देने की बात कर रही है, आप पूर्ण रूपेण उस पार्टी का बहिष्कार करिए। कोई भी पार्टी फ्रंट खोल दिए, निकल आइए सड़क पे काली पट्टी बांध के कि इस पार्टी का विरोध करो। फ्री में क्यों दोगे? और फ्री है कहां? हमारे ही भाई, चलो रिक्शा वाला टैक्स नहीं देता, इनकम डायरेक्ट टैक्स नहीं देता, इनडायरेक्ट तो दे रहा है ना। इस देश में कौन है जो टैक्स नहीं दे रहा है? बस इनडायरेक्ट टैक्स जो दे रहे हैं उनको पता नहीं चल पा रहा कि वो टैक्स दे रहे हैं। एक भिखारी है, एक चिप्स का पैकेट खरीदता है, टैक्स दे रहा है, पर उसको पता नहीं है कि वो इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है। अगर उसको ये पता चल जाए कि सरकार उससे इनडायरेक्ट पैसा ले रही है, तब तो वो जागरूक हो जाए। बड़ी चालाक है सरकार, क्योंकि जब आप पैसा देते हो तो आप अच्छी सुविधा चाहते हो। इस देश में बहुत सीमित लोग डायरेक्ट टैक्स देते हैं और सब इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। सब 90% लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। वो जो टैक्स का पैसा सरकार के पास जाता है, आपका उस पैसे को वो आपको वापस कर देती फ्री। जब तक भारत की जनता फ्री के खिलाफ विद्रोह नहीं करेगी, तब तक भारत का भला होने वाला नहीं है। पहला काम भारत की जनता को यही करना होगा कि नहीं चाहिए। और कितना भोगोगे आप लोग? कितना और कितना भोगोगे? तो पहला, इस 8वें फार्मूले का इस्तेमाल राजनेता करते हैं, स्कीम दो। इस फार्मूले का इस्तेमाल बिजनेसमैन करते हैं, मर्दों वाली क्रीम। मर्दों वाली क्रीम? मर्दों की कौन सी क्रीम होती है? मर्दों वाला बादाम होता है, मर्दों वाला काजू होता है, मर्दों वाला पिस्ता होता है, मर्दों वाला दूध होता है, मर्दों वाला घी होता है। मर्दों वाली क्रीम बिजनेसमैन स्कीम देते हैं। जैसे ही ठंड की सेल आएगी, ठंड की, अब ठंडक में कंपनियों ने स्वेटर खूब दबा के बेचा। 500 रुपए का स्वेटर 5000 में बेचा। अब क्या करते हैं वो? ठंडक खत्म होने वाली है। जब ठंडक खत्म होने वाली तो सारी ब्रांडेड कंपनियां क्या करती हैं कि 500 में बनाया था, उसको 2500 में कर दिया, एक पे एक फ्री कर दिया। तो 5000 का आपने लिया, एक आपको फ्री मिल गया, तो 2500 का पड़ा। उसकी बनावटी कॉस्ट 500 रुपया थी। टूट पड़ती है जनता फ्री लेने के लिए। फ्री में अगर मैला बांटोगे ना इस देश में, तो जाके ले आएंगे लोग। खाद के काम आएगा भैया, घर में प्लांट लगाते हैं, खाद डालेंगे। शक्ति के 48 नियम। 8 नियम पे हमने चर्चा की। शत्रुओं से काम लेना सीखें, बहुत बड़ी बात है। बॉस से श्रेष्ठ न दिखें, अपने इरादे छिपा कर रखें, हमेशा जरूरत से कम बोलें। प्रतिष्ठा पे बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन मैंने आपसे कहा सोशल मीडिया के दौर में जब हर आदमी आपकी प्रतिष्ठा को तार तार करने के चक्कर में है, तो उसकी बहुत ज्यादा चिंता ना करें। हर कीमत पर सबका ध्यान आकर्षित करें, अच्छी बात है। काम दूसरों से कराएं, लेकिन श्रेय खुद लें। और फिर वो स्कीम देने वाली बात, जरूरत पड़ने पे दाना भी डालें। अब जो 9वां नियम है वो बहुत प्यारा है। आज जो है हम 9वां सिद्धांत पढ़ेंगे। बहस से नहीं, अपने कामों से जीतें। अब हम सबकी एक आदत है, हम सबकी एक आदत है। अगर समाज एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है। समाज क्या करता है? कटाक्ष करता है, बुराई करता है, प्रहार करता है, मजाक उड़ाता है। जब आप समाज को देने की स्थिति में नहीं होते हो ना, तो आप पे कटाक्ष करता है। ये ला रहे नंबरदार, आपकी बुराई करता है, प्रहार करता है, अटैक करता है आपके ऊपर, मजाक उड़ाता है आप। ऐसी परिस्थिति में सामान्य तौर पर व्यक्ति क्या करता है? सामान्य तौर पर कि वो, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैंने ये प्लान बनाया है। सामान्य तौर पर वो ऐसा करता है कि थोड़ा सा उसकी सामाजिक हैसियत बढ़ जाए, थोड़ी सी सामाजिक इज्जत बढ़ जाए। लेकिन ये बहुत गंदा तरीका है, ये बहुत गंदा तरीका, बहुत गंदा तरीका। ये इतना गंदा तरीका है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। जब आप अपनी इंटेंशन को, अपने प्लान को क्षमतावान होते हुए, अगर क्षमता नहीं फिर तो कोई बात, फिर बड़बड़ाते नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आपके पास क्षमता है और आप अपनी इंटेंशन, अपना प्लान सब बताते हैं लोगों को, तो आप अपनी शक्ति का व्यय कर रहे हैं। आप शक्ति का व्यय ही नहीं कर रहे हैं, आपके कामों पे नजर लग रही। अक्षय खन्ना को देखिए, गुमनामी के अंधेरे में खो गए थे अक्षय खन्ना। शायद नई जनरेशन में किसी को याद भी नहीं रहा होगा, लेकिन धुरंधर ने अक्षय खन्ना को फिर से एक नई पहचान और एक नया जीवन दे दिया। महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप लेकर आए कंट्री के लिए,
विराट कोहली, वो बंदा तो सिर्फ अपने परफॉर्मेंस से बोलता है बस, बाकी बोलता ही नहीं। बाकी तो वो बंदा बोलता ही नहीं। वो आदमी सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस से बात करता है। बहस से मिलने वाली क्षणिक विजय दरअसल खोखली होती है। कितनी सही बात है। इसके सामने आने वाले के विचार नहीं बदलते हैं, इसके बजाय उसके मन में द्वेष और दुर्भावना उत्पन्न होती है, जो काफी समय तक कायम रहती है। कुछ बोले बिना अपने कार्यों से दूसरों को प्रभावित करना बहुत ज्यादा असरदार होता है। बोले नहीं बल्कि काम करके दिखा दे। किसकी तरह? अक्षय खन्ना की तरह, किसकी तरह? महेंद्र सिंह धोनी की तरह, किसकी तरह? विराट कोहली की तरह।